नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइड और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमने आपके मेंस को बेहतर बनाने के लिए और उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कराने के लिए मेंस आंसर राइटिंग की एक श्रृंखला अभ्यास का आयोजन किया है। और अभ्यास की इसी श्रृंखला में आज हम 90वें लेक्चर में देखेंगे पेपर फर्स्ट पार्ट सेकेंड यूनिट फोर्थ का मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है ना फ्रेंड? तो मैं आपको सीधे इस आंसर राइटिंग के फॉर्मेट की ओर ले चलता हूँ, जिसमें हम आपको 3 3 मार्कर क्वेश्चन देते हैं, 3 3 मार्कर क्वेश्चन देते हैं, 2 5th मार्कर क्वेश्चन देते हैं और एक जो है वह 11th मार्कर क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड। और इन जो तीनों टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आपको लगातार 18 मिनट में, जो कि आयोग द्वारा निर्धारित समय है, इस समय में आपको लिखना है। और फिर उसके पश्चात हम 12 मिनट में आपको स्टैंडर्ड जो आंसर हो सकते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उनको कितने डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है उसके बारे में बताते हैं फ्रेंड। ठीक है ना? तो हम अब आपको सीधे क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो ये रहे फ्रेंड आपके क्वेश्चन, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को लगातार 18 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इसके जो स्टैंडर्ड आंसर हैं और कितने टाइप से लिख सकते हैं इनको, उन पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा ऐसा मानना है कि आपने इन क्वेश्चन का अपने बेहतर से बेहतर आंसर लिख चुका होगा। अब हम इसके स्टैंडर्ड आंसर की ओर लेके चलते हैं आपको और देखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमने आपको पहला जो क्वेश्चन दिया था, यह दिया था अटल जल मिशन। आपको पता है कि यह एक कार्यक्रम है, योजना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें इसका उद्देश्य लिखना पड़ेगा कि बेहतर जल प्रबंधन हेतु चलाया गया मिशन या योजना या कार्यक्रम। ठीक है ना? मिशन या योजना या कार्यक्रम। इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखना है आपको, क्योंकि आपको यह पता है कि यह क्वेश्चन है 10 शब्दों में लिखने वाला। ठीक है ना? 10 शब्दों में लिखने वाला। और इस क्वेश्चन को आपको इसमें मैक्सिमम फैक्ट भी डालना है। तो इस कारण से सीधा आपको लिखना है बेहतर जल प्रबंधन हेतु चलाया गया मिशन। ठीक है ना? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य कब हुआ क्या है? इसमें आप जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2020-24 तक हमारे जो जितने भी लोग हैं भारत के, और सभी तक जल जो कि स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित कराना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 फैक्ट दे चुके हैं, और अगर यदि आपको इसके अतिरिक्त भी कोई फैक्ट पता है तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि हम इस क्वेश्चन को लिखने के टाइप की बात करें तो हमने आपको पिछले लेक्चरों में भी काफ़ी टाइप बता चुके हैं। आज हम एक नए टाइप को देखेंगे कि जिसमें हम क्या करेंगे कि आप जो है, यदि आपको दो लाइन देते हैं 3 मार्कर्स क्वेश्चन को लिखने की, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उन लाइन के बीच में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसमें यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अटल जल मिशन है और उसकी रूट निकालकर 4 रूट निकालकर आप 4 फैक्ट लिख देंगे। तो इसमें आपको निश्चित तौर पे 3 नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड। ठीक है? और अगर हम और डिफरेंट फॉर्मेट देखें तो इसमें हमने आपको पहले बता चुका है कि आपको 20 से डिवाइड करना है और 4 फैक्ट लिखने का आपको जो स्थान सुनिश्चित करना है और फिर यहाँ पर फैक्ट लिखना है। और जो एक जो फॉर्मेट है, यह सिंपल जो कि हम देते हुए आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 स्लैश लगा कर आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका तीसरा जो फॉर्मेट है। ठीक है ना? और जो चौथा फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लैश ना लगाते हुए आपको क्या करना है, आपको कॉमा लगाते जाना है और लिखते जाना है। इस प्रकार से आप कोई भी 3 मार्कर क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है तो आपको मिनिमम 3 से 4 जो फैक्ट है वह देना निश्चित है। और फिर उसके बाद यदि आपको पता है तो आप जो स्थान अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? अब हम दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी ओर रुख करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपदा। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने आपसे पूछा है आपदा। ठीक है ना? यह एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है? कॉन्सेप्चुअल बेसिस। यहाँ पर हमने जो पहला क्वेश्चन पूछे थे, इसमें पूछे थे हमने आपसे कि अटल जल मिशन। तो यहाँ पे आप फैक्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपदा, तो आपदा को यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि आपदा एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना? तो इसमें आपको हम लिखेंगे, यदि आपके पास कोई बेहतर परिभाषा है तो उसको आप सीधा लिख सकते हैं। और यदि आपके पास बेहतर परिभाषा नहीं है तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़े जो किसी व्यक्ति ने दिया है तो उसके बारे में उसका जो उल्लेख करते हुए आप इसको सीधे लिख सकते हैं। जैसे आपदा के बारे में कहें तो यूएनओ के अनुसार ऐसी घटनाएं जो अचानक होती है
मनुष्य के आधारभूत ढांचे व क्रियाकलापों में विघ्न डालती है, आपदा कहलाती है। ठीक है ना, आपदा कहलाती है। और सीधे आपदा का एक उदाहरण दे सकते हैं। यदि आपको उसके प्रकारों के बारे में पता है तो उसके प्रकारों को बता देना है। लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि मिनिमम से मिनिमम शब्दों में हम अपना आंसर जो है उसको कंपाइल करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी वर्ड लिमिट है 10 शब्द में। तो हम अधिक से अधिक उसको 15 शब्द तक खींच सकते हैं, उससे अधिक खींच नहीं सकते हैं फ्रेंड। ठीक है ना, तो इसका उदाहरण दे देंगे एक कि बाढ़ और भूकंप, यह आपदा का उदाहरण है। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको, जो है सुनामी। ठीक है ना, तो सुनामी, यहाँ पर हम सुनामी का देखेंगे कि यह एक जापानी शब्द है। ठीक है ना, इसमें अगर हम तट उसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो तट पर पाई जाने वाली समुद्री तरंगे अथवा लहरें जो होती है, तट पर पाई जाने वाली समुद्री तरंगे अथवा लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। यह एक जापानी शब्द है। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति कब होती है? जब 6.75 रिएक्टर से अधिक का भूकंप आता है, तो यहाँ पर समुद्र में सुनामी की उत्पत्ति होती है। और एक उदाहरण दे देंगे कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख कर देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे आपको 3 नंबर मिलने की संभावना बन जाती है। अब हम यहाँ पर आपको 5th मार्कर जो क्वेश्चन हमने दिए थे उनका मॉडर्न आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको पहला जो 5th मार्कर क्वेश्चन दिए थे उसमें दिए थे हम भूजल से आप क्या समझते हैं, इसकी भारत में स्थिति को समझाइए। तो भूजल के बारे में हम यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक है, परंतु यहाँ पर इसमें आपको उसमें 2 क्वेश्चन अंतर्निहित है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तो हम सबसे पहले बैलेंसिंग को देखेंगे कि इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से बैलेंस करना है कि इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को ना ही ज्यादा डिफाइन करना है और ना ही दूसरे क्वेश्चन की उपेक्षा करना है। तो हम सबसे पहले इसमें दिखाएंगे कि भूजल से क्या समझते हैं। तो हम बताएंगे कि पृथ्वी की गहराइयों में चट्टानों के मध्य पाए जाने वाला जल भूजल कहलाता है। ठीक है ना, अब इसको हम बता देंगे कि इसका स्रोत क्या है। तो यह जल वर्षा जल के धीरे धीरे रिस कर पहुंचने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना, अब हम यह हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, अब यहीं से हम इसके दूसरे क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें कि भारत में इसकी स्थिति के बारे में बताना था। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो इसमें बता देंगे कि भारत में अधिकांशतः जो भाग है वह भूमि और जल होने के कारण यहाँ पर भूजल अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसकी क्या असंतुलनता है। ठीक है ना, उसको हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर कुल जो भूजल प्रतिवर्ष पुनः प्राप्ति योग्य है वह कितना है? 443 अरब क्यूबिक लीटर क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि इसका आयतन बता रहे हैं इस कारण से लीटर क्यूब होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम उसका वितरण बता देंगे कि भारत में इसका वितरण जो है वह असमान है, क्योंकि उत्तर के विशाल मैदानों में लगभग 42.1% भौमजल है, परंतु अगर हम नीचे की बात करें और जम्मू कश्मीर वगैरह में बात करें तो वहां पर कम है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो भौमजल है उसका स्तर काफी निम्न है। ठीक है ना, इसमें चौथे फैक्ट में देखते हैं हम कि अकेले उत्तर प्रदेश में 19.1% भौमजल पाया जाता है। और अगर देश में भूजल के वितरण की बात करें तो यह काफी असंतुलन है। उसको कैसे प्रूव करेंगे कि जम्मू कश्मीर का अगर हम भौमजल देखें तो उसमें 1.07% भौमजल क्षमता है, लेकिन अगर हम पंजाब में देखें तो वहां पर 98.34 मतलब 3-4% जो है यहाँ पर भौमजल है। ठीक है ना, हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे कि भारत में कुछ जो राज्य हैं जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ का भौमजल कम है। ठीक है ना, जल स्तर काफी निम्न है। ठीक है ना, उसमें उदाहरण बता देंगे कि जो राजस्थान और महाराष्ट्र है उसके बारे में। अगर हम इसी कड़ी में देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, यह छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और में भौमजल में जो असंतुलन वह पाया जाता है। ठीक है ना, और इस प्रकार इसको कंक्लूड करेंगे कि इस प्रकार हम भारत में भौमजल की स्थिति को देख सकते हैं, जो कि भविष्यवर्ती हमारे लिए भविष्य में एक खतरा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड करेंगे। अब हम जो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है 5th मार्कर उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड, जिसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था भूस्खलन को समझाइए और इसके कारकों को लिखिए। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम कि यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया है कि भूस्खलन को समझाइए और इसके कारकों को। पहले अपने को बताना है कि भूस्खलन क्या है। ठीक है ना, फिर उसके बारे में बताना है कि उसके कारकों को कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम भूस्खलन से संबंधित परिभाषा लिखेंगे कि भूस्खलन से आशय वृद्ध जो चट्टाने हैं एवं का भारी वर्षा, बाढ़, भूकंपीय हलचल के कारण
बड़ी मात्रा में नीचे गिरने को कहते हैं भूस्खलन, ठीक है ना। और यह 4 प्रकार का होता है, यहीं पे लिख देंगे क्योंकि हमें बहुत कम जो स्थान मिलने वाला है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, बहुत कम स्थान मिलने वाला। तो इस प्रकार का जो, अगर आप 11th मार्कर्स में जब लिखते हैं तब इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं, परंतु इसको हम यहीं पे कि भूस्खलन के प्रकार सीधे लिखे और इसमें मलबा स्खलन, शैल स्खलन, अवपतन और भूस्खलन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहीं पे इसको दर्शा देंगे। अब इस प्रकार से इसके साथ साथ इसके जो कारक हैं उनको 2 प्रकार से, अब दूसरा जो क्वेश्चन था कारक, तो उसको 2 प्रकार से हम वर्णित कर सकते हैं कि एक प्राकृतिक कारक है, दूसरा मानव निर्मित कारक है। अब प्राकृतिक कारक में हम बता देंगे कि भारी वर्षा, पर्वतों का तीव्र ढलान, चट्टानों की कच्ची परतें, भूमि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पहाड़ी नदियों द्वारा अपरदन, भूकंप और ज्वालामुखी। यह कौन से कारक है फ्रेंड? यह है प्राकृतिक कारक, ठीक है ना। यह है हमारे प्राकृतिक कारक। अब हम मानव निर्मित कारक की बात करें तो वनों का विनाश, सड़क निर्माण, नगरीकरण, कृषि का विस्तार, भवनों का निर्माण, खनन गतिविधियां, बांधों एवं जलाशय आदि का निर्माण, ठीक है, जो परमाणु विस्फोट है, विवर्तनिक भूमि का उत्थान, इस प्रकार के जो है यह मानवीय कारक है। अब अगर फ्रेंड यह जो क्वेश्चन है, अगर आपको एक नए फॉर्मेट के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले यह बता देना है, इसका परिभाषा दे देना है भूस्खलन की, ठीक है ना। उसके प्रकार यहीं पे आपको सीधा प्रकार बता देना है। फिर उसका अगर हम उसको कारकों को देखें तो सीधा आपको कारक डालना है यहाँ पे, ठीक है ना, कारक डालना है। यहीं पे आपको एक इधर साइड मानव निर्मित कारक, ठीक है, प्राकृतिक कारक, ठीक है ना। यहीं पर आपको मानव निर्मित कारक दे देना है 7-8 और यहीं पर आपको जो प्राकृतिक कारक हैं उनको दे देना है। सीधे यहाँ पे हम कंक्लूड कर देंगे कि इस प्रकार हम देख सकते हैं, भूस्खलन के कारकों को देख सकते हैं, जिसके कारण हमारे भारत में काफी बड़ी मात्रा में जनधन की अपार हानि होती है। और इसका एक उदाहरण देते हैं कि भारत अभी जो फरवरी मार्च के टाइम पे जम्मू कश्मीर में चिचोली करके एक वो थी, वहां पर जो हिमस्खलन हुआ था उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th मार्कर, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको पहला जो क्वेश्चन था 11th मार्कर उसमें दिया था, जल संरक्षण क्या हेतु किए गए सरकारी प्रयासों को लिखिए, ठीक है ना। जल संरक्षण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को लिखिए। फ्रेंड यह क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है और आप लिख के ले लीजिए। यह इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक इस टॉपिक से पूछना निश्चित कंपलसरी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इसमें निश्चित तौर पे आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित करना सुनिश्चित कराएगा फ्रेंड। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जल संरक्षण से आशय जल के विविध स्वरूपों की सुरक्षित कर भूमिगत करना अथवा उसे किसी उपयुक्त स्रोत में सुरक्षित करते हैं, उसे हम कहते हैं जल संरक्षण, ठीक है ना। तो जल संरक्षण को क्या कहेंगे? जल संरक्षण से आशय जल के विविध स्वरूपों की सुरक्षित कर भूमिगत करना अथवा किसी उपयुक्त स्रोत में सुरक्षित करना, यह कहलाता है जल संरक्षण, ठीक है ना। अब जल संरक्षण हेतु जो सरकारी प्रयास कौन कौन से किए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हमने यहाँ पर आपको कॉलम वाले फॉर्मेट में दिया है। यदि आप चाहें तो इसको सबसे पहले यह बता सकते हैं, और जैसा कि हमने आपको पहले क्वेश्चनों में बताया कि सबसे पहले जब भी आपको 11th मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, एक इंट्रो दिए, इंट्रो के बाद एक डायग्राम बनाना है आपको, जिसमें आप कहेंगे यहाँ पे जल संरक्षण हेतु सरकारी प्रयास, उसमें आपको 2 डिवाइड कर देना है, यह राज्य सरकार के प्रयत्न और केंद्र सरकार के प्रयत्न। अब यहाँ पे आप राज्य सरकार को डालेंगे और राज्य सरकार को डालने के बाद उसके जो प्रयत्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो उनमें आप बताएंगे कि जो राज्य सरकार के प्रयास है, राज्य सरकार के जो प्रयास है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले राज्य सरकार के प्रयास देखेंगे कि जो पहला प्रयास उन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन चलाया था। कब चलाया था? यह 1995 में। दूसरा जो प्रयास देखेंगे कि नदी जोड़ो परियोजना, तो नदी जोड़ो परियोजना में क्या, बेतवा और केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उसके बारे में बताएंगे, नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना है उसके बारे में बता देंगे। तो तीसरा जो अपना राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य थे उसमें अगर हम बताएं तो जलाभिषेक जो अभियान 2006 में चलाया गया था उसके बारे में बताएंगे कि खेतों में तालाब हेतु अनुदान दिया गया था। उत्कृष्ट कार्य के लिए 1 लाख तक का पुरस्कार भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था, ठीक है ना। इसमें हम और देखेंगे राज्य सरकार के कार्य में, ठीक है ना। बलराम ताल योजना 2008 खेतों में यहाँ पर जल एकत्रीकरण के लिए यह योजना चलाई गई थी।
उसके पश्चात हम पांचवा जो कार्य देखेंगे राज्य सरकार का कि राइट टू वाटर एक्ट जो 2019 में लाया गया, इसको आप बहुत ही डीप में पढ़ेंगे क्योंकि इस बार इस यूनिट में स्पेशली जल संरक्षण के बारे में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को आप एक और तैयार करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम राज्य सरकार के कार्यों को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे हम केंद्र सरकार के कार्यों को देखें तो केंद्र सरकार के कार्यों में हम देखेंगे कि जो जल क्रांति वर्ष मनाया गया था, ठीक है ना, जिसमें जल बचत एवं संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया था, ठीक है ना। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, उस पर उसको चलाया गया, जिसमें क्या है गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए 2037 जो करोड़ है उसका बजट पास किया गया था, ठीक है ना। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो तीसरा जो कार्य है उस पर चर्चा करेंगे कि हरियाली परियोजना 2003 में चलाई गई थी, जिसके द्वारा जल संग्रहण पर विशेष बल दिया गया था। इसमें वर्षा जल संचयन, पेयजल समस्या का निवारण इत्यादि करना था, ठीक है ना। इसके पश्चात हम देखेंगे स्वच्छ धारा कार्यक्रम 2006 में चलाया गया, जिसमें गाँवों में क्या किया गया था, कुएं बावड़ी हैंडपंप लगाने की सुविधा सुनिश्चित कराई गई थी। इसके पश्चात देखेंगे हम कि अटल भूजल योजना 2019 में, ठीक है ना, यह जल स्तर बढ़ाने के लिए सुनिश्चित कराई गई योजना थी, ठीक है ना। इसके पश्चात हम देखेंगे 2012 है जल राष्ट्रीय जल मिशन 2012। इस प्रकार से हम जितने भी और भी सरकारी जो कार्यक्रम आपको याद आते हैं उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और अंत में एक बेहतरीन निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के प्रयासों से, ठीक है ना, हमारे भारत में जल संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है और यह निश्चित ही एक लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित कराएगा। इस प्रकार से फ्रेंड हम हमारे ये आपके 11th मार्क का क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और इस प्रकार से ही हमारा आज का जो सेशन है अभ्यास का वह खत्म होता है। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।